हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी 40 क्वेश्चन सीरीज का डे 21 है और ये 21 अपने आप में बहुत ही स्पेशल नंबर होता है क्योंकि हमने आपको कंटिन्यू 21 डेज तक लेक्चर डिलीवर किए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्पेशली मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा और समझा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं इससे पहले के 20 लेक्चर्स को देखिए क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्पेशली मतलब उसी कंटेंट को डिलीवर किया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है या आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। 2 और √3 के बीच में परमेय, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या बताइए। तो दोस्तों यहाँ √2 होना चाहिए। ठीक, तो ये बताइए √2 और √3 के बीच में एक परमेय और एक अपरमेय संख्या बताइए। कैसे कैसे निकालोगे? तो पहले तो हमें √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि होती है 1.414। ठीक है, और दूसरी संख्या 1.732। ठीक है, इनके बीच में आप संख्याएं ढूंढिए। आप तो देखो इनके बीच में 1.5 आती है। ओके, अब ये तो हो गई अपनी परमेय संख्या। ठीक है, अब इसे 2.5 को आप थोड़ा वो कीजिए, मतलब इसका वर्गमूल निकालिए। 2.5 का वर्गमूल कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? तो 1.58 के समथिंग आएगा। ठीक है, आप इस विधि से निकाल सकते हैं, इस वाली से। ठीक, तो 1.58 के समथिंग आएगा, तो जो कि इनके बीच आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अपर में मतलब परमेय है दोनों, हमें चाहिए एक अपर में भी। ठीक है, और 2.5 एंड ये दोनों अपर में हो गई आपकी। ठीक है, और ये ऑप्शन देखो इनके बीच आ रहा है, ये ऑप्शन और √2.2 2.2 देखो 2.5 का 1.58 है, 2 का 1.414 होता है, 3 का 1.732 होता है। ठीक है, वैसे भी अगर आपको ये नहीं आ रहा तो भी आप देख सकते हैं कि √2 ये है, √3 ये है, इनके बीच में ही ये नंबर आ रहा है, तो ये बीच वाला ये। ठीक है, और ये भी बीच वाला है, तो आपके ऑप्शन दो ऑप्शन यहाँ ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझ आए प्रॉपर कैसे किया हमने। अंडर रूट की वैल्यू लिखी, उससे हमने निकाला परमेय, और अपर में तो आप देख ही पा रहे हैं 2 और 3 के बीच में 2.5 2.2 2.2 ये सारी आएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार से 1.5 और 1.6 को देखने के लिए हमने इनके वर्गमूल को लिखा, और ये 1.5 भी इसके बीच में आ रहा है और 1.6 भी इसके बीच में आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन गलत क्यों हुए? क्योंकि ये दोनों संख्याएं परमेय हैं बी वाले ऑप्शन में, और इसमें दोनों अपर में है। ओके, तो आपके दो ऑप्शन ठीक है। चलिए, बहुपद 4x² माइनस 4x-3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यक बताने हैं। शून्यक निकालने के लिए हमें जो बहुपद दिया होता है, यानी कि f(x) = 4x² माइनस 4x-3, ठीक है, इसे जीरो पुट करना होता है। बहुपद तभी वो शून्यक तभी निकलते हैं। शून्यक मतलब रूट होता है और बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो बस अब इसके हमें गुणनखंड यानी फैक्टर करने हैं। तो 4 इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं। ठीक है, 4 × 12, तो 4x² यानी कि 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आए, मतलब 4 के नहीं 12 के मल्टीप्लिकेशन 12 आए और सब्ट्रैक्शन या एडिशन करके 4 आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 12 हम जानते हैं 2 6 और 3 2। ठीक है, तो क्या आया, 2 दूनी 4 और 3 ये नहीं बन रहा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा। ठीक है, तो 6 और 2 इसके फैक्टर हैं। ओके, चलिए, तो 6x + 2x - 3 = 0। ठीक, तो 2x हमने इसमें से कॉमन लिया, 2x कॉमन लोगे तो 2x - 3 + 1 कॉमन लिया तो 2x - 3 = 0। ठीक है, तो 2x - 3 अगेन कॉमन लिया तो बचा क्या, 2x + 1 = 0। तो x, तो यहाँ से 2x - 3 = 0 हो गया और एक 2x + 1 = 0 हो गया। इन दोनों चीज़ों का मतलब ये होता है, या तो 2x - 3 = 0 होगा तब ये इक्वेशन, मतलब तब ये आपका 0 बनेगा पूरी इक्वेशन, या 2x + 1 = 0 होगा तब ये 0 बनेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/2
और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -12, ठीक है। तो 3/2 और -12 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिए। कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9 का मतलब हमें चेक करनी है इन दोनों रैखिक समीकरण को क्या है, ठीक है। चलिए करते हैं, हम बस वही करते हैं, a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो और फिर c1/c2 निकालो। a1/3 ये देखो a1 की वैल्यू होती है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2, इनके गुणांक, ठीक है, गुणांक c1 c2, ठीक है। तो a1/a2 की वैल्यू 3/9, ओके। b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी, b1 की -1 और इसकी -3, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या है, -3, देखो इधर ले जाएंगे बराबर में 0 होता है, -3 और c2 की वैल्यू क्या है, -9, ठीक है। तो ये देखो सबको सरल करके आएगा, इसका भी 1/3 आ रहा है, इसका भी 1/3 आ रहा है एंड इसका भी 1/3 आ रहा है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो भी बराबर है c1/c2 के। ये केस कौन सा होता है दोस्तों, जब a1 बराबर a2 मतलब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2। ये कौन सा केस होता है आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, ठीक है, अनंत हल वाला, ठीक, समझ आया ना। चलिए कह रहे हैं हल कीजिए, x की वैल्यू बतानी है आपको और ध्यान रखना x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ठीक। तो बस इसे सॉल्व करना है, करिए। एलसीएम लिया हमने x+2, तो x+2 और +2x = 10/3x, ठीक है, एलसीएम लिया है। तो देखो x+2 + 2x हो गया आपका 3x+2, ठीक, x² + 2x = 10/3x, इतना समझ आया। चलिए तो देखो हम करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x की इस वाले, चलो लिख देते हैं 3x + 2 = 10 की x² + 2x की, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो 3 3 9, 9x² + 6x, ओके, 10x² + 20x, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 - 10 यानी कि -x², ठीक है, 6x - 20x, 6x - 20x इट मीन्स -14x, ओके, = 0। तो -x कॉमन जब आप लेंगे, -x कॉमन लेंगे तो x - 14 बचा, = 0, ठीक। तो माइनस उधर चला जाएगा, इट मीन्स x - 14 = 0। अब समझो, या तो x की वैल्यू 0 होगी या x - 14 की वैल्यू 0 होगी, तभी ये इक्वेशन आपकी 0 होगी। तो x यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 14, तो x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 14 आई, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि x की वैल्यू हम 0 ले नहीं सकते, क्वेश्चन ने हमें बोला, तो हमें x की वैल्यू 14 लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्या लेनी पड़ेगी, 14, 14 ही है जी, 3 × 6, 10 × 20, ओके ओके, हाँ। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसके आगे 1 लिखो और इसे टिक मारो, ठीक है, 14 होगा आपका, क्योंकि कोई मिस्टेक्स हमें नहीं लग रही कि हमने की है, ऑप्शन भी थोड़ा सा गलत है, ठीक है। चलिए समझ आया ना क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। समांतर श्रेणी -3 -5 -7 और के अंत से 12वां, अंत से लास्ट से, लास्ट से 12वां, लास्ट से एंड टर्म लिखने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लास्ट से एंड टर्म लिखने का फार्मूला ये होता है एल, जो लास्ट पद होता है वो आपका प्रथम पद बन जाता है, एल -n-1d। अब बताओ ये माइनस कैसे आया, ये माइनस इस डी का है, शुरुआत से आते हो तो डी पॉजिटिव लेते हैं अपने, जब लास्ट से लेते हैं डी नेगेटिव हो जाता है, बस समझ, ये फार्मूला याद कर लीजिए, फ्रॉम लास्ट, लास्ट से एनवा पद ज्ञात करना है, कौन सा ज्ञात करना है, T12 ज्ञात करना है, ठीक है। एल क्या है, -101, ठीक है, माइनस लगाया, n12 - 1, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, T2 - 1 -3 -3, ठीक है, ये तो करते हैं, यानी -3 + 3 इट मीन्स -2, ठीक है। तो ये आपकी है -2, समझ आया। चलिए -101 -11 आया, ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस 11 और 2 जा, ऐसे समझो, समझ गया ना प्रॉपर। चलिए -101 + 22, तो बस इसमें से कट करना है, 101 में से 22 हटाओगे तो क्या बचेगा,
1 0, 11 में से 2 घटाए 9, और यहाँ 9 में से 2 घटाए 7, ठीक। तो 79 आपका आंसर आया, वो भी माइनस का, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक गुणोत्तर श्रेणी के 5वें, 8वें और 11वें पद क्रमशः पी, क्यू और एस हैं। कहने का मतलब ये है T5 आपका P है, T8 आपका Q है, और T11 आपका S है। ओके, तो T5 को क्या लिखते हैं, AR⁴ इक्वल टू P। T8 को क्या लिखेंगे, AR⁴7 इक्वल टू Q। इसको क्या लिखेंगे, AR⁴10 इक्वल टू S। तो देखो यहाँ से हम कौन सा रिलेशन सही है, यही तो पूछ रहे हैं। तो ये रिलेशन में इनकी वैल्यू पुट करते रहो। चलिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, क्यू स्क्वायर। क्यू का स्क्वायर करो, ये वाला चेक कर रहे हैं, क्यू स्क्वायर और PS। तो क्यू का स्क्वायर करोगे तो AR⁴7 का स्क्वायर करना है। P कितना है, AR⁴4 मल्टीप्लाइड बाई AR⁴10। ओके, तो देखो ए स्क्वायर और R⁴14। ओके, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, और आर की पावर गुणा में तो जुड़ जाएंगे, 10 और 4 14, ठीक है। तो ये रिलेशन सही हो गया, अर्थात आपका ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक। वरना अगर ये सही नहीं होता तो इसमें चेक करते, कोई ना कोई सही मिल जाता। मान ज्ञात कीजिए log 6 216 log 6 36 का। तो देखो हम जानते हैं log a बेस a की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमें log हटाना है क्योंकि हमारे ऑप्शन इंटीजर में है, ठीक है, नेचुरल नंबर में। तो log हटाना होगा, log हटाने के लिए बस हमें यही करना होगा कि हमें बेस और वैल्यू सेम करनी होगी, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखो log बेस में 6 है, 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 यानी 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की फॉर्म में, क्योंकि हमें log 6 बेस 6 बनाना है, ठीक है। तो 216 को हम log 6 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 की पावर में। तो 6 की पावर 3 आपका ये होता है 216, लिख दिया, माइनस log 6 6 की पावर 2। कोई दिक्कत। अब देखो ये पावर है वो आगे आ जाती है, यानी 3 log 6 माइनस 2 log 6। ओके, तो देखो log 6 log बेस 6 की वैल्यू 1 होती है, ओके, और 2 इंटू 1। ओके, तो देखो आंसर आया आपका 1, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 कट किए 1, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। यदि cos थीटा बराबर 8/17 है तो tan थीटा की वैल्यू बताइए। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिए, ठीक है, इसे कर लीजिए। एक सीधी सड़क एक मीनार के पाद तक जाती है। ये कोई सड़क होगी, ये कोई मीनार होगी, इसका पाद ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है। मीनार के शीर्ष पर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये कोई कार है, ठीक है, इसको 30 डिग्री अवनमन कोण पे देख रहा है। ये एंगल आपका कितना है, 30, ये वाला, ये अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो देखो एकांतर कोण समान होते हैं, इसलिए ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। कह रहे हैं कि 6 सेकंड के बाद, कितने, 6 सेकंड, यहाँ लिख दे, यहाँ क्यों लिखना, तुम ध्यान रखना उस क्वेश्चन में क्या बोला है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, अर्थात ये जो एंगल था ये वाला है, ये वाला, ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखो इसमें भी एकांतर कोण बनना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इस बिंदु से, यानी इस वाले बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लिया गया वो बताना, ठीक है। तो समय कैसे निकालेंगे, चलिए पहले तो ये डिस्टेंस, हमने ये मीनार की हाइट h मानी, ये वाली डिस्टेंस x मान ली, ये वाली डिस्टेंस y मान ली, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए tan 60 लेते हैं, मैंने ट्रायंगल के नाम नहीं लिखे, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं tan 60 ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें tan 60 लिया, क्या आएगा, लंब बटे आधार यानी h/x, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई। tan 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3 होती है, h/x, ओके। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √3x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हम क्या लेते हैं, tan 30, बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, इसमें क्या h/, प्रॉपर पूरा बेस, ये यहाँ से यहाँ तक की y है और वहाँ से वहाँ तक की x है, तो क्या हो गया, x + y, ठीक। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, पता है, बराबर h/xy, ठीक है। तो ध्यान देखो यहाँ से x + y की वैल्यू आ गई आपकी h√3, ओके। चलिए तो देखो x + y = h की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे, जो कि कितनी है, √3x,
और ये √3 यहाँ ऑलरेडी था, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई √3 से √3 मल्टीप्लाइड मतलब 3। तो देखो यहाँ से y इक्वल टू लिखोगे 3x माइनस एक्स यानी कि 2x। तो y की जगह हम 2x लिख दे रहे हैं, जहाँ भी y लिखा है वहाँ 2x लिख दे रहे हैं अपने डायग्राम में। y की वैल्यू 2x आई तो y ये हमारा बराबर है 2x के। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक समान चाल से चल रहा है, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ओके, तो कह रहे हैं कि यहाँ से जब कार थी इनिशियल पॉइंट पे, तो उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा 6 सेकंड का टाइम। कितना? 6 सेकंड। या कह सकते हैं 2x डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे लगा 6 सेकंड। ओके, तो पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितने में ट्रैवल करेगा, तो यानी कि x डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा बताओ। 2x को लग रहा है 6, तो x को लगेगा 6/2 सेकेंड यानी कि 3 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना और समझना फिर करना। मान ज्ञात कीजिए, ये है ये। तो देखो tan 40 अपॉन cot 50, cot 50 ठीक है, ये है ना, प्लस cos 35 अपॉन sin 35। ठीक है, tan 40 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से 90 माइनस 50। ओके, और cot 50 नीचे है ही। ऐसे ही cos 35 को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 90 माइनस 55। ओके, 55 और इसे sin 55। ओके, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि tan 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका cot थीटा, यानी cot 50 अपॉन cot 50। ओके, इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका sin थीटा, यानी sin 55 अपॉन sin 55। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ, बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगाना होगा हमें। ठीक, तो देखो इससे इसे काटोगे बनाया, इससे इसे काटोगे बनाया, यानी कि आपका आंसर 2 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बिंदुओं ए 2, -3 और बी 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो मान लीजिए अपना ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो 2, -3 यानी कि ये आपका पॉइंट ये 2, -3। ठीक है, और बी पॉइंट आपका कहीं यहाँ होगा कि 5, 6 है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों रेखाखंड इससे जो बनाएंगे वो एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो हमने माना कि जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसके निर्देशांक देखो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बोल चुके हैं। इस पर किसी भी पॉइंट के निर्देशांक में एक्स की वैल्यू तो होती है कुछ ना कुछ, लेकिन वाई की हमेशा 0 होती है। ठीक, तो हम मान ले रहे हैं कि ये m/1 में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें बस विभाजन वाला फार्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, विभाजन फार्मूले में भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, बाई वाला। ठीक है, क्योंकि हमें बाई के पॉइंट की वैल्यू पता है जो कि 0 है। ठीक, जो कि 0 है, तो हमें चाहिए कौन सा, बाई वाला पॉइंट जो कि हमें पता है। जो चीज़ हमें पता है हमें वहीं लगा दे रहे हैं, हमें बाई की वैल्यू पता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारा, m1/2 प्लस m2/1, यही होता है ना। m2 मतलब दूसरा, अगर मान लो m1 और m2 में विभाजित होते तो m2 वो है, ये फार्मूला लिख रहे हैं अभी, इसलिए हम इसे, क्योंकि m2 को हमने 1 माना है तो बस अब इस फार्मूले में रखना है आपने। m1 की वैल्यू कितनी है, m ही है। बाई 2 की वैल्यू कितनी, देखो बाई 2 की वैल्यू इस वाले 6, बाई 2 की वैल्यू 6। ओके, प्लस लगा दिया प्लस, m2 की वैल्यू कितनी है 1। ओके, बाई 1 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक, m1 प्लस m2 यानी कि m+1। अब बताओ बाई की वैल्यू कितनी थी, ये देखो 0। ओके, तो देखो m+1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आना है, यानी कि पूरी इक्वेशन ही 0 है। तो देखो 6m माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ गई आपकी 3/6, 3/6 इट मीन्स हाफ, हाफ आ गई। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, m की है, किसकी है, m की। और हमें रेशियो चाहिए m/1 का, हमें चाहिए m/1 का, यानी कि m/1 की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या आ गया, m की वैल्यू रखो 1/2/1। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 1/2। तो
m/1, यानी जिस रेशियो में विभाजित कर रहे हैं वो आपका हाफ है। ओके, समझ आया? समझ आया ना आपको? चलिए, ट्रायंगल एबीसी में सी पर समकोण है, ठीक है, सी डी लंब है ए बी पर। यदि बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी, तो ए बी बराबर सी एंड सी डी बराबर पी हो तो कौन सा रिलेशन सही है? बेहतरीन क्वेश्चन, आइए समझते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो याद कर लीजिए। ऐसा कुछ आपका ट्रायंगल बनेगा जिसमें ए ये है, बी ये है, आपका सी पे समकोण बोला है तो सी पे समकोण कर दे रहे हैं, सी डी यानी ये डी लंब है और ये भी आपका समकोण है, ठीक है। यदि बी सी बराबर ए है, यानी ए के सामने की भुजा ए है, और देखो बी ए की, कहने का मतलब सी के सामने की ये पूरी भुजा ये सी होनी चाहिए, ठीक होगी, दिया ये क्वेश्चन। सी ए की वैल्यू बी और सी ए की वैल्यू बी एंगल के सामने की भुजा बी है, ठीक है, समझ आया इतना? तो कह रहे हैं कि ये कौन सा रिलेशन सही है, तो अब बताओ कौन सा रिलेशन सही हो सकता है। तो देखो, आप इसमें एरिया लगाओ, सबसे पहले तो करने बता दे रहे हैं क्योंकि अब ये रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, त्रिभुज का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है ए, ऊंचाई क्या है बी, समझ आया? लेकिन लेकिन हमें ये भी तो पता है ये इसकी ऊंचाई है, समझ रहे हो ना, ये उसकी ऊंचाई है, परपेंडिकुलर हाइट है, तो बेस इंटू हाइट वाला भी फार्मूला लगा दे रहे। हाफ, इस समय बेस बनेगा सी और हाइट बनेगी ये वाली ये, और इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है पी, ये आपका पी है, ठीक है। समझ आया ना, इतनी इतनी बात समझ आई? ठीक है, सी डी की वैल्यू पी दी है, हाँ ठीक। तो देखो आपका हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आप सी की वैल्यू जो निकालेंगे जो कि आएगी ए बी अपॉन पी, ठीक। अच्छा, हमने सी की ही वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि देखो हमें तीनों रिलेशन में स्क्वायर 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 दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और देखो ए स्क्वायर सी तो है ही नहीं ना कहीं, इन इन कहीं फार्मूले में तो ये चारों ऑप्शन में तुम्हें सी नजर आ रहा है, यानी सी को तो एलिमिनेट करना ही होगा। अब देखो इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम यानी कर्ण का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, इसी ट्रायंगल में लगाइए हमने। तो सी की जगह अब तुम रख दो ए बी अपॉन पी का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, समझ आई इतनी बात? आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ए, इसे खोलोगे आप, क्या हो गया, तो इसे खोलोगे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1/p², पी स्क्वायर को इधर ही रहने दे रहे, ए स्क्वायर को इधर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। चलिए, तो देखो अब इसे ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर 1/p² तो चल ही रहा है, समझ गए ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट यानी 1/p² बराबर 1/b², और इधर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट यानी 1/a², ठीक है। ये आपका रिलेशन आया और ये स्टैंडर्ड है समकोण त्रिभुज में, आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, इसे याद करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए एक समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया आपका, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए, डू इट योरसेल्फ। और ये क्वेश्चन हम बहुत टाइम्स करा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी ये आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, एक सर्कस का तंबू एक बेलन पर शंकु के आकार का है, बेलनाकार भाग का व्यास इतना है, ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, तंबू का शीर्ष जमीन से 16 मीटर ऊपर है, तो तंबू बनाने में लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तंबू का एक बेलन, ठीक है, बेलन इस टाइप से है, उस पर ऊपर एक शंकु लगा है, ठीक है, कह रहे हैं इस बेलन पर शंकु के आकार का, ठीक है, बेलनाकार भाग का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 24 मीटर है, ओके है, ऊंचाई 11 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 11 मीटर है, तंबू का शीर्ष जमीन से 16 मीटर ऊपर है, यानी कि ये टोटल टोटल आपकी 16 है, 16 मीटर, तो ये कितनी बची, ये शंकु की हाइट कितनी बची, 16 माइनस 11 यानी कि 5 मीटर, ओके, कह रहे हैं तो। और यहाँ पर भी देखो इसकी ये रेडियस कितनी, ये भी 16 ही होगी, ठीक है,
16 की 24 मीटर व्यास, ठीक है। तो कह रहे हैं तंबू बनाने में लगने वाले कैनवास का क्षेत्र बताइए। ये क्वेश्चंस आपने करना है क्योंकि हमने मेंसुरेशन वाली वीडियो दी है, अगर आपने वो अच्छे से की होगी तो ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिए। हो सकता है क्योंकि इन क्वेश्चंस में ऑप्शन गलत हो जाते हैं कभी कभी, अगर ऑप्शन गलत हो या तो सही हो सकता है, अगर गलत हैं तो आप अपना आंसर लिखिए, ठीक है, जो आपका आंसर आए। प्रत्येक 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों को सिरे मिलाकर जोड़ा जाता है, प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में 64 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि जो आपका क्यूब था उसका जो आयतन था यानी बी था 64 सेंटीमीटर क्यूब था, और हम जानते हैं क्यूब का आयतन ए क्यूब होता है, यानी कि ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4, ठीक है, 4 के क्यूब है ना 64, ए क्यूब बराबर, तो ए की वैल्यू आपकी 4 आ गई, ठीक, ए की वैल्यू 4 आई। तो क्या किया, 3 घन थे हमारे पास इस टाइप से, पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन, ठीक है, इस टाइप से हमने ऐड कर दिया। तो अब बताओ टोटल लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई 4 4 4 यानी कि 12। विथ मतलब वो कितनी रही, वो भी वो अभी उतनी है, उसमें कुछ थोड़ी चेंज हुआ है, वो 4 रही। और हाइट यानी डेप्थ वो भी कितनी रही 4 ही रही, उसमें भी कोई चेंज हमने नहीं किया है। तो चेंज क्या हुआ, चेंज सिर्फ लेंथ में हुआ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है घनाभ, क्योंकि अब घनाभ बन गया 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। चलिए बस अब इसमें फार्मूला रख देना, वैल्यू रख देना। एल की वैल्यू हमने बताई आपको, एल की ही वैल्यू बदली है यानी 12 हो गई है। एच की वैल्यू अभी 4 है, बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 4 प्लस एच की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 12 हो गई है, यही तो बोले थे हम। तो देखो 12 चौके 48 प्लस 16 प्लस 48, ठीक, यानी कि 8 6 14, 14 और 8 22 और 6 7 7 4 11, ठीक है। तो आपका आ गया 4 2 2 224, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्न डेटा का माध्य 47.2 है, पी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है बताइए। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप आंसर बताइए, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला आपका ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ओके। एफ आई एक्स आई क्या होता है अभी बता देंगे, समेशन ऑफ एफ आई, ओके, समझ गए ना। चलिए देखो एफ आई ये होते हैं, ये सब एफ आई लिखे हुए हैं आपको, ठीक है, एफ आई। तो इन सब का सम करना है आपने, ठीक है, वो नीचे लिख देना है, ठीक है। अब इन दोनों की, इनकी वर्ग की आपकी मिडिल टर्म को हम बोलते हैं एक्स आई, लिखो निकालो, इसकी 10 आएगी, इसकी 30 आएगी, इसकी 50 आएगी, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे एफ आई और एक्स आई की, फिर उनका समेशन करोगे तो यह एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। निम्न डेटा का बहुलक ज्ञात करना है, इस डेटा का बहुलक ज्ञात करना है, मतलब इसमें देखो माध्य दिया है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, वो देखना है, पी की वैल्यू बतानी। निम्न डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए, अब इसका बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बहुलक 6 9 15 10, इसमें बताओ कौन से वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, ठीक, इसकी है, तो यही हमारा F1 हो जाता है, ठीक है, F1 15। इससे जस्ट पहले वाले को हम बोल देते हैं F0 जो कि 9, जस्ट आगे वाले को बोल देते हैं F2 जो कि हमारा 10 हो गया, ठीक, समझ में आई बात। अब देखो जिस वर्ग में आए हैं उसकी जो लोअर लिमिट है उसे एल बोल देते हैं जो कि 20 है। अब इस वर्ग की हाइट मतलब यानी कि एच जो कि अंतर यानी 30 - 20 जो कि एच आ गया, समझ गए ना। अब बस फार्मूला मॉड का यानी कि बहुलक का आपको फार्मूला, बस फार्मूला, ये सारी वैल्यूज, इतनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि किसे क्या बोलते हैं। अब बस फार्मूला से आप रख के आंसर ला सकते हैं, एफ माइनस एफ नॉट 2 F1 माइनस एफ नॉट और माइनस F2, ठीक है, इंटू एच, ठीक है, आंसर आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए किसे क्या बोलते हैं, कहाँ से निकालते हैं, ठीक है, और फार्मूला पता होना चाहिए। 52 पत्तों की अच्छी तरह फिटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल रंग का बादशाह या काले रंग की रानी। देखो लाल रंग का बादशाह आपकी पूरी गड्डी में कितने हो सकते हैं, लाल रंग के बादशाह, मतलब बादशाह मतलब किंग, रानी मतलब क्वीन, ठीक है। लाल रंग का एक पान का होता है, एक ईंट का होता है, यानी कि बादशाह आपके हो गए, किंग आपके हो गए 2, क्वीन काले रंग की
एक हुक्म की और एक चिड़ी की, तो ये काले रंग की, तो ये भी होती हैं दो। ठीक है, तो हमारे टोटल रिजल्ट, हमारे अनुकूल रिजल्ट होगा, या लगाया था, या में हम प्लस करते हैं, ये देखो या। ठीक है, तो या वाली कंडीशन में प्लस करते हैं, और वाली कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे अनुकूल परिणाम 2 और 2 4, मतलब 4 पत्ते हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 पत्ते निकल आए हमारे अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो बस यही प्राइस था 1/13। ठीक है, तो 1/13। एक वस्तु को 1170 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि होती है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो पहले तो सीपी बताओ, सीपी हमने मान लिया एक्स है। देखो हानि लाभ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि कितने पर बेचें कि इतनी परसेंट लाभ हो जाए हानि हो जाए, ठीक है, तो इसमें हमें सीपी पता होना बहुत जरूरी है, सीपी। ठीक है, तो एक वस्तु को 1170 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। चलिए, तो सीपी हमारा x% है, तो इस पर 10% की हानि सोचो, हानि हानि हमारी हुई 10% की, हानि हमारी 10% की है, निकालो कितनी आई होगी, तो x का 10% कितना होता है, x/10। तो हमारी हानि एक्चुअल अगर रुपीज़ में बात की जाए तो x/10 है। तो अब देखो, किसी वस्तु को उसने बेचा है 1170 में, यानी कि SP हमारा 1170 बराबर CP, और उसे हानि हुई है यानी लॉस, तो यही तो हमारा विक्रय मूल्य यानी SP आया। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो देखो CP x है, हानि आपकी x/10 है, और विक्रय मूल्य आपका 1170 उसने बेची थी। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू यानी CP की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि कितनी आएगी 1170। ये हमने 10 LCM लिया, उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, 0 बढ़ गया, इक्वल टू 10 एकम 10, 10x आया, 10x में से x कट किया तो आया 9x। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1100/9, यानी 9 एकम 9, 9 3 27, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 1300 रुपए, यानी सीपी आपका 1300 है। अब कह रहे हैं 15% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब देखो, उसे इस सीपी पर उसे 15% लाभ भी चाहिए। ठीक है, तो मतलब उसे इसका 15% लाभ है, लाभ निकालो पहले, तो लाभ उसे कितना चाहिए 1300 पर 15% का उसे लाभ चाहिए, यानी डिवाइड बाई 100%, हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो देखो उसे लाभ कितना चाहिए, और 15 एकम 15, 15 195 रुपये का चाह रहा है लाभ। ठीक, तो बताओ कितने में बेचे, कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस 2, मतलब नया वाला। क्रय मूल्य तो लेगा ही लेगा ना वस्तु, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इसने बेच देगा, क्रय मूल्य जो है वो तो उसमें 195 ऐड कर दो, यही विक्रय मूल्य हो गया, मतलब लाभ है ना। और ये देखो 1495 में बेचेगा तो उसे 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक, समझ आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट, 8000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। देखो, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो आपकी जो आर होती है दी हुई, आर आपकी 100% है, और आपका टाइम यानी 1 वर्ष है। लेकिन ब्याज, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, अर्धवार्षिक हो, तब आपकी जो नई आर हो जाती है वो R/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5% हो गई। टाइम जो हो जाता है आपका 2n, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष, 2 × 1 करोगे तो 2 वर्ष, 2 वर्ष नहीं 2 हो जाता है। ठीक है, 2 हो गया। अब बस क्या क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, निकालते हैं। हम चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके निकालने का फार्मूला होता है A - P। तो पहले A निकालो, तो A बराबर P 1 + R/R बड़ा वाला, R/100⁻T। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी थी देखी नहीं, 8000। ठीक है, 8000 है, P की वैल्यू आपकी 8000 हो गई। ओके, R की वैल्यू 5 हो गई, 1 + 5/100⁻2। 8000 इंटू ये 20 इंटू, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 21/20, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 0, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 नहीं 8, यानी 20। ठीक, तो देखो 20 और 4, इसका होता है 441 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0288। ठीक है, ये आपका है ए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या CI, CI होता है A - P। ठीक है,
ए की वैल्यू 8820 माइनस पी की वैल्यू थी 8000, ठीक। तो आपका आ गया 820 रुपये क्या ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि 820 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। न्यूटन बल का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, पास्कल आपका प्रेशर का मात्रक है, ठीक है। प्रेशर मतलब दाब। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती कार 5 सेकंड में रुक जाती है, इसका मंदन है, बताइए। मंदन मतलब वो त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। और त्वरण जब नेगेटिव होता है तो उसे मंदन बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं ए बराबर होता है बी माइनस यू अपॉन टी। मतलब पहले तो आप ये जानते होंगे ना, वेग परिवर्तन अर्थात डेल्टा बी अपॉन टी। तो इसे क्या लिखते हैं, बी माइनस यू अपॉन टी, यही तो लिखते हैं। तो देखो रुक जाने का मतलब लास्ट वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, 0। रुक जाने का मतलब यही जो 0 होता है। तो बी की वैल्यू 0, यू कितनी चाल से चल रही, 36। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, हमारे ये सब देखो मीटर पर सेकंड में दिए, यानी कि इसे एसआई में कन्वर्ट करना होगा। 36 इंटू 5/18 ये मीटर पर सेकंड हो गई अब। तो ये यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आपकी इसकी स्पीड है, ठीक। तो हमें तो इसमें इसमें एसआई वाली चीज़ रखनी है, तो यहाँ 10 रखेंगे। टी कितना है, 5 सेकंड। तो -10/5 यानी कि 2, यानी कि -2, ए की वैल्यू -2। मंदन बोल दिया तो मंदन का मतलब ये वही होता है कि माइनस साथ में, तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। कार्य करने की दर कहलाती है आपकी शक्ति। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक निकाल लो। देखो एफ बराबर हम जानते हैं जी m1 m2/r²। हमें जी चाहिए, हमें जी का मात्रक चाहिए। तो एफ इंटू r²/m1 m2 बराबर जी, ठीक है। मात्रक लिखो इन सबके। एफ का क्या होता है न्यूटन, आर का क्या होता है मीटर स्क्वायर, एम का क्या हो गया केजी, 2 टाइम्स यानी इसका स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, देखो ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है कौन। देखो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जब घूमता है तो वृत्तीय गति करता है, उसके लिए क्योंकि अब केंद्र बल लगता है ना, तो उसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल से बैलेंस होता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले, कैसा खोखले धात्विक गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसकी सतह पर आवेशित, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेशित कर दो, किया जाता है कि इसकी सतह इसके 10 विभव, ठीक है। 10 मतलब बी बराबर 10 वोल्ट हो। तो इसके केंद्र पर देखो जब खोखला गोला होता है, खोखला और मेटेलिक मतलब कंडक्टर होता है, ठीक है आपका, तो उसके केंद्र पर भी वही विभव होता है जो सरफेस पर है, अर्थात यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा। ये क्लास 12th का टॉपिक है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ इसे पढ़ाया जाता है, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे पानी में डाला जाता है, बर्फ पूरी पिघल जाएगी, नहीं पिघलेगी, आंशिक रूप से पिघलेगी, उबलने लगेगी। तो देखो ये बताओ, बर्फ पिघलेगी तो तब, मतलब मैं वही बात हो गई, बर्फ का देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए, गुप्त ऊष्मा चाहिए अर्थात लेटेंट हीट चाहिए। अब बताओ इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका भी 0, पानी का भी और बर्फ का भी 0, इन्हें ऊष्मा देगा कौन, गुप्त ऊष्मा। अगर भाई उसे पानी में बदलना अर्थात तुम बोल रहे पिघल जाएगी, बोल रहे पिघल जाएगी, अर्थात उसने अवस्था परिवर्तन की। अवस्था परिवर्तन के लिए हमें गुप्त ऊष्मा चाहिए, गुप्त ऊष्मा मिली कैसे ये बता दो। कहीं भी किसी भी प्रकार की ऊष्मा हमें टेम्परेचर चेंज से मिलती है, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है तो ऊष्मा मिल नहीं रही है, ऊष्मा मिल नहीं रही है तो बर्फ भी नहीं पिघलेगी, ठीक है। ऊष्मा नहीं मिलेगी तो लेटेंट हीट नहीं मिलेगी, लेटेंट हीट के कारण ही अवस्था परिवर्तित होती है। सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु इनफाइनाइट। 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर जुड़े हैं, तो 3 ओम प्रतिरोध में धारा है, बताइए। मतलब इस टाइप का आपका अरेंजमेंट है, 3 मतलब, ठीक है, इस टाइप का आपका अरेंजमेंट है। ये आपका 3 ओम है और ये 6 ओम है
और ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े, समांतर में जोड़ दिए। 3 ओम प्रतिरोध में धारा, यानी इस वाले में धारा पूछा है, इस वाले में धारा पूछा, ठीक। तो देखो 6 वोल्ट है और ये इसका प्रतिरोध दिया है, तो आई बराबर बी अपॉन आर, ठीक है। आई पूछा है, बी आपका 6 है, आर आपका 3 ओम है, ठीक। तो आई की वैल्यू आपकी 2 एम्पियर आ गई, ठीक है। ओम के नियम का फार्मूला लगाना था। तुल्य प्रतिरोध पूछा नहीं, उसमें धारा ही पूछे थे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध में जो वोल्ट होता है वो समान रहता है, इसलिए हमने इसमें भी मतलब I1 में भी, I1 लिख दो, चाहे से I1 मान लो, I1 में भी हमने B6 लिखा है। AC को DC में बदलने की युक्ति होती है। देखो AC को DC में बदलता है रेक्टिफायर, ठीक है। और ये बहुत काम की चीज़ है, अगर ये ना हो तो आजकल जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं लाइक मोबाइल, मतलब जिसमें बैटरी लगती है, हम क्योंकि एसी को डीसी में बदल रहे होते हैं, तो रेक्टिफायर चेंज करता है। रेक्टिफायर है मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर, तो ये दिष्टकारी को ही बोलते होंगे आई थिंक, क्योंकि हिंदी में उसे क्या बोलते हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। इंग्लिश में पता है रेक्टिफायर, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, ठीक है। तो दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर लिख दे रहा, ठीक है। रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर आपके विभवांतर को ऊपर नीचे करता है, ठीक है, बढ़ाता है घटाता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। मोटर आपकी आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जनरेटर तो आपका वही विद्युत ऊर्जा बनाता है मैकेनिकल ऊर्जा से। अभिक्रिया 2Na+2H2O, ये अभिक्रिया आपकी जो किसका उदाहरण है, देखो Na क्योंकि जो कि हमारा अधिक अभिक्रियाशील है, उसने यहाँ से ऑक्सीजन से H को हटाया, ठीक है, और NaOH बना लिया, तो मतलब विस्थापन अभिक्रिया की थोड़ी सी गंध आ रही, ठीक। ऑक्सीजन की संयोजकता है, देखो ऑक्सीजन आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना, इसे चाहिए कितने, 2 और चाहिए, तो जितने चाहिए होते हैं वो ही उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय सह संयोजक अणु है, ध्रुवीय मतलब पोलर, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो देखो ये सहसंयोजी CO2 सहसंयोजी होता है जी, होता है, लेकिन पोलर नहीं होता, नॉन पोलर है। CH4 सहसंयोजी होता है लेकिन नॉन पोलर। H2O सहसंयोजी है, पहले तो ये बताओ सहसंयोजी कैसे है ये उसके बाद बताना कि ये पहली बात तो पोलर तो है, ठीक है, पोलर है ये। H2 आपका पोलर होता है और N2 भी आपका नॉन पोलर है, सहसंयोजी है लेकिन नॉन पोलर। देखो HH, ये देखिए सहसंयोजी बंद बन रहा है, दो दो कितने बचे, 1 2 3 4 और 4 4 8, ठीक है। तो इसके पास ये लोन पेयर रह गए, लोन पेयर रहेगा ना, तो इसी के कारण ये बैंड भी हो जाता है आपका H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें आपका ये पोलर भी है, ठीक है। तो बस याद कर लीजिए कि ये वाटर जो होता है वो पोलर सहसंयोजक अणु है, क्योंकि इसमें लोन पेयर बच रहे हैं ना, इसी के कारण इसकी ये जो आकृति होती है वो बैंड हो जाती है, ये भी आपका क्वेश्चन बैंड हो जाती है, ठीक है। कांच बनाने में प्रयुक्त लवण है, कांच बनाने में आपका सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। एज इट इज ऐसा ही याद कर लीजिए, Na2CO3, ठीक। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। CO क्रियाशील समूह है, CO क्रियाशील समूह उपस्थित है कीटोन में, ठीक है। CO क्रियाशील समूह उपस्थित है कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड का CHO होता है, अल्कोहल का OH होता है, इसका COOH होता है, ठीक। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आप देखो ध्यान सुनना, आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो आपका मतलब वो कोस तो सेम रहता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, यानी परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि ये प्लस साइन प्लस 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 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं उसी सेल में, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई साहब, घूम रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो ये खींचते रहते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा, हाँ ये बात भी ध्यान रखना है, कोई आपसे पूछे न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, एक होता है प्रबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स,
और आपका एक वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, उसके बाद आ गया मैग्नेटिक फोर्स, देन ग्रेविटेशन फोर्स। इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो आप लगाएंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है आपका। तो इसके कारण, अब क्वेश्चन पे आइए, तो इसके कारण, क्योंकि सेल वही है, ठीक है, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा हो गया नाभिक में, तो प्रोटॉनिक संख्या बढ़ रही है, तो ये अंदर को खींचते हैं, खींचते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा श्रिंक होते जाते हैं। श्रिंक होते जाते हैं मतलब इसका आकार आकार घटता है, आकार घटता है, ठीक है। परमाणु आकार घटने का मतलब परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक। CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि चूने का पानी का मतलब क्या है? CaOH2, ऐसे समझो ना। चूना, आपका चूना क्या होता है? ध्यान सुनना, चूना ये होता है, उसमें चूने का पानी मतलब पानी दो से, तो CaOH का होल ट्वाइस बना। तो अभी चूने का पानी ही, इसे अगर तुम CO2 प्रवाहित कर दो तो क्या बन जाता है? देखो, तो बनता है CaCO3, जो कि प्रेसिपिटेट है, सफ़ेद कलर का कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और H2 है ना पानी, यानी इस पानी में ये CO2 बैठा होता है, अर्थात उस पानी को सफ़ेद कर देता है, दूधिया बना देता है, ठीक है, दूधिया प्रेसिपिटेट को। तो क्या मतलब क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? देखो, प्राकृतिक बहुलक आपका स्टार्च है, ठीक है। ये सब नायलॉन, PVC, पॉलीथीन आपके ये कृत्रिम बहुलक है। जल में रोगाणु नाशक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ क्लोरीन, याद कर लेना, प्रॉपर आएगा आपके एग्जाम में, और याद कर लेना, क्लोरीनेशन प्रक्रिया द्वारा हम जल से कीटाणु को मारते हैं, ठीक है। क्लोरीन के मारे जितने भी कीटाणु होते हैं सब भागते हैं डर के मारे, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका लेक्चर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने कितने स्कोर किए, कितने सही है आपके, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से खुश रहिए। बस इतना ही आज के लेक्चर में, मिलते हैं कल आपसे, ठीक। जय हिंद, जय भारत।